तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, विच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कॉरस्पॉन्ड टू अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसको थोड़ा सा डिस्कस करके पूरा करेंगे। वैसे तो आंसर छोटे छोटे हैं, पर आप पूरा का पूरा हम इसके अंदर रिवाइज भी कर लेंगे। देखिए, जब भी हमारे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ इसलिए यूनिफॉर्मली नहीं भी दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी हमारे पास डाइपोल होता है, जैसे माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हमने बना दिए, इनके बीच का डिस्टेंस बना दिया हमने ऐसे करके। ठीक है, तो जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल होता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, और टॉर्क की वैल्यू हमने पढ़ी थी पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। स्पेशल केसेस मैंने आपको बताए थे। उस स्पेशल केसेस में जो पहला केस था, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब हम 0 डिग्री लेते हैं, जब यानी ये डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उनके बीच का एंगल होता है थीटा। ठीक है, तो जब ये थीटा की वैल्यू जो होती है, अगर ये 0 डिग्री है तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा पूरा 0 डिग्री में। तो वो वाली जो पोजीशन होती है, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाती है, और इसी पोजीशन को हमने लिखा था स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपको सिंपल यही पूछ रखा है कि विच ओरिएंटेशन, तो 0 डिग्री पे क्या होगा हमारा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। इस चीज को आप वर्ड्स में लिख सकते हैं या फिर ऐसे दिखा भी सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लिखा हुआ है, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई। ठीक है, इसमें भी हमने एक चीज पढ़ी थी, Q1 और Q2 दो चार्जेस है और दोनों का सम जो है 0 है। ऐसा कब हो सकता है, जब एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक चार्ज पॉजिटिव, दो सेकंड चार्ज जो है वो नेगेटिव हो। तो इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो जैसे हमने डायपोल के बारे में पढ़ा था, डायपोल क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों जो होते हैं कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हुए होते हैं, टू ए डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप सिंपली समझ सकते हो कि डायपोल के जो चार्जेस होते हैं उनका सम यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 ही होगा। जब माइनस क्यू प्लस क्यू करेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो सिंपली आप कह सकते हो कि हमको क्या सिग्निफाई करता है, तो दीज आर द चार्जेस ऑफ अ डायपोल। ठीक है, द टोटल चार्ज ऑफ अ डायपोल इज 0। ठीक है, जो चीज हमने पढ़ी हुई थी पहले। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है, व्हाट इज द यूज ऑफ गॉसियन सरफेस। अब देखो, गॉसियन सरफेस क्या होता है, हमारे पास कोई भी चार्ज होता है उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस होता है। तो गॉसियन सरफेस क्या काम करता है, देखो फ्लक्स निकालने का काम करता था गॉसियन सरफेस, क्यू अपॉन एक्साइलम नॉट की। ये हमारा जो गॉस लॉ होता है, गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के हिसाब से हम क्या सीखते हैं कि फ्लक्स जो होता है क्यू अपन एक्साइलम नॉट होता है। तो गॉस लॉ के अंदर ही गॉसियन सरफेस लेते थे हम। तो गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज होता है उसकी वजह से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। तो गॉसियन सरफेस क्या हेल्प कर रहा है हमारी फ्लक्स निकालने में। या फिर फ्लक्स एक और चीज के बराबर होता है, वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल वैक्टर और डी ए वैक्टर, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करने के लिए हेल्प करता है। तो आप सिंपली लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया कि गॉसियन सरफेस जो होता है वो हेल्प करता है फाइंड करने के लिए फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी चार्ज के लिए जो कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज हो रखा हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। देखिए, अब फोर्थ क्वेश्चन हम करते हैं। हाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन आप अगर यहाँ पे पढ़े तो क्या लिखा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम अगर फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन में हमको क्या बताना है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख भी रखा है, यहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस लिख रखा है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप कह सकते हो। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का एक और मतलब अलग सा नाम है इसका। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको बतानी है। ठीक है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी रेडिएट होगी यानी पास होगी एक कूलम ऑफ चार्ज की वजह से किसी वैक्यूम के अंदर। ठीक है, तो वैक्यूम दे रखा है, यानी कि वैक्यूम से आप सिंपल समझ सकते हो कि अगर उसमें कभी एक्साइलम आया तो वहाँ एक्साइलम नॉट लिखेंगे हम। ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया इज कॉल्ड
फ्लक्स, तो एक तरीके से हमको क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। ठीक है, ये चीज आ गई आपको समझ में। अब देखो गॉस लॉ के हिसाब से किसी भी चार्ज की वजह से, गॉस लॉ के हिसाब से किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और फ्लक्स जो होता है वो बराबर होता है क्यू अपॉन में एक्साइलम नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब फ्लक्स हमको बताना है। क्यू की वैल्यू देखो यहाँ दे रखा है आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम यानी क्यू की वैल्यू होगी 1। ठीक है, यहाँ ऊपर आप लिख भी सकते हो गिवन में क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम और एक्साइलम नॉट, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारे पास 5 इज इक्वल टू 1/एक्साइलम नॉट, या फिर आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो 1 अपॉन में 8.85 10⁻⁻12। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ हमको फाइंड करना है चार्ज स्फेरिकल सेल के लिए और इन्फिनाइटली लॉन्ग शीट के लिए। ठीक है, तो दो चीजों के लिए ग्राफ बनाना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड का और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखना। ग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और फर्स्ट वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए इसको सिंपली आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने बना दिया आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऊपर की तरफ और इधर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो पहला हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। ये हम फर्स्ट कर रहे हैं चार्ज स्पेरिकल शेल। अब चार्ज स्पेरिकल शेल के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का डिस्टेंस मतलब रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो चार्ज स्पेरिकल शेल के लिए 3 केस पड़े थे। एक आउटसाइड द सेल, जिसमें हमने पढ़ा था कि आउटसाइड द सेल गॉसियन सरफेस जो होता है वो बाहर की तरफ लेते हैं, यानी आर की वैल्यू बड़ी लेते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर आपको पता था, जैसे शेल होता है हमारे पास, अगर आपको याद दिलाऊं लास्ट क्लास में हमने पढ़ रखा था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। ये जैसे एक चार्ज है, उसके या तो अंदर हम गॉसियन सरफेस ले सकते हैं या सरफेस पे या फिर बाहर, 3 जगह होती है हमारी। तो हम बाहर अगर लेते हैं तो यहाँ इस स्पेयर का रेडियस कैपिटल आर लेते हैं और गॉसियन सरफेस का रेडियस जो होता है उसको हम स्मॉल आर लेते थे। ठीक है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ऐसा कह सकते हैं कि आर बड़ा होता है और कैपिटल आर छोटा होता है, इस तरीके से। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती थी वो आती थी 1/4πε0 क्यू अपॉन में r²। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आ रही तो आप लास्ट वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर मैंने आपको ये चीज निकालनी ही बता रखी है। ठीक है, देखो नेक्स्ट आउटसाइड द सेल होगी और एक होता है सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ सेल। सरफेस के ऊपर, सरफेस पे क्या होता है, आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। ठीक है, दोनों चीजें सरफेस के ऊपर, जहाँ पे क्या केस हो जाएगा कि जो सेल है उसी के ऊपर हमारा गॉसियन सरफेस हमने ले लिया, तो आर और आर बराबर हो गए, तो जहाँ स्मॉल आर था वहाँ पे कैपिटल आर लिख देना आपको सिंपल। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 1/4πε0 और ये क्यू अपॉन में कैपिटल आर का स्क्वायर। यहाँ पे हमने ये चीज सीखी थी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो सबसे ज्यादा होता है, डिस्टेंस कम रहता है वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है यहाँ पे सबसे ज्यादा हो जाती है। देखिए क्योंकि देखो आर की वैल्यू जितनी कम रहेगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो सबसे कम है, यानी जो गॉसियन सरफेस है वो कम है, सरफेस पे ही है। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वो सरफेस बढ़ता जाएगा, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो एक तरीके का मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, देखो थर्ड अंदर, इनसाइड के अंदर हमने पढ़ा था, इनसाइड के अंदर, इनसाइड हमने पढ़ा था कि आर की वैल्यू छोटी लेते हैं हम, यानी छोटा गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो उसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो वहाँ पे फ्लक्स भी नहीं होता, फ्लक्स नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, तो वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 निकाली थी। अब देखो इन तीनों चीजों को समझ के हम ग्राफ बनाएंगे। देखो आर की वैल्यू जब तक कम है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो देखो आर की वैल्यू कम कहीं ये कुछ वैल्यू तक कम होगी, इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी सरफेस वाला,
तो जब ये बराबर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी मैक्सिमम। मान लो कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो आर जब आर के बराबर होगा तो मैक्सिमम आ गई, उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो, जब आर की वैल्यू छोटी है, ठीक है। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद हमने देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, आर की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो इनवर्स रिलेशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे ये ऐसे करके, ठीक है। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/r², जब हमारी R की वैल्यू बढ़ती जाएगी कैपिटल R से बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक ग्राफ है, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। थोड़ा सा आप सिंपली एक स्लाइडिंग की तरह इसको ग्राफ बनाना है, कुछ एरिया को छोड़ के, ठीक है। पर कैसे बना वो मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, और इसी का सेकंड पार्ट है एक। देखिए सेकंड पार्ट जो है उसको भी करते हैं। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है चार्ज शीट। चार्ज शीट हमने बनाई थी ऐसे कुछ करके, चार्ज शीट थी, इस पे बहुत सारा चार्ज था। इस चार्ज की वजह से हमने जो इस पे फ्लक्स निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाली थी वो निकाली थी हमने सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, तो यहाँ पे कोई भी आर तो है ही नहीं, तो आर नहीं है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट टू आर, यानी आर पे वो डिपेंड ही नहीं करती है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ बना के भी दिखाया था कि आर बेशक बढ़ता रहे या कम होता रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी ऐसी सेम रहेगी, ठीक है। तो मान लो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो ये हमेशा सेम रहेगी, आर की वैल्यू बढ़ती रहे, तो कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, ठीक है। 6 क्वेश्चन करते हैं। देखो लिखा है राइट डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए हमको डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। तो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट जिसको हम लिखते थे पी वेक्टर ऐसे करके, तो पी वेक्टर जो होता था वो बराबर होता था Q इंटू 2A, और पी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो या फिर Q2A भी आप याद रख सकते हो कि जो पी वेक्टर पी की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, Q इंटू 2A, डिस्टेंस और कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस चीज को हम याद रखेंगे। तो ये डायपोल हो गया। अब डायपोल के लिए अगर यूनिट बताएं तो यूनिट लिख सकते हो, चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो ये कूलम मीटर हो गया, ठीक है। छोटा सी मत लिख देना क्योंकि वो फिर सेंटीमीटर की तरह दिखने लग जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो यहाँ पे देखिए आगे अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला निकाले तो कूलम यानी चार्ज के लिए जो होता था डायमेंशन वो होता था ए और टी, ये मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो करंट से आप इसको निकाल सकते हैं, सिंपल करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, और करंट की डायमेंशन ए हो गई और चार्ज की डायमेंशन आपको पता करनी है, टाइम की डायमेंशन टी हो गई, T⁻1 A⁻1, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज के लिए, और लेंथ के लिए हमारा एल, ठीक है। तो इसकी सिंपल डायमेंशन ATL लिख सकते हो आप, या फिर अगर और अच्छे से लिखना चाहो तो m⁻0 L⁻1 T⁻1 A⁻1, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक और डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन। आगे देखिए 7th क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो हमने सीखा था कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर वो कर्व है तो उसके ऊपर अगर हम टेंजेंट बना दे इस तरीके से, ये इस तरीके से टेंजेंट बना दे तो ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है।
ठीक है। टेंजेंट जो होती है वो हमको डायरेक्शन बताती है। अगर कोई कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पता करनी है डायरेक्शन, तो हमको टेंजेंट खींचनी पड़ेगी उस पर, तो हमको डायरेक्शन बता देगी, ठीक है। तो देखिए अगर बाई चांस ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे हम दो टेंजेंट बना सकते हैं, एक इस लाइन की वजह से और एक इस वाली लाइन की वजह से, या फिर कह सकते हो एक इस कर्व की वजह से और एक इस कर्व की वजह से। तो देखिए एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन दिखा रही, जबकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पर हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन हमको बताएगी, ठीक है। तो ये पर यहाँ पे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन बता रहे हैं, तो दो डायरेक्शन बताने का मतलब ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी चीज को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, तो एक बार वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। सेम चीजें लिख रखी है कि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे दो टेंजेंट बनानी पड़ेगी जो दो डायरेक्शन शो करती है सेम पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, 8th क्वेश्चन, जिसमें लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है। तो देखो डायपोल है तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वो बराबर होगा। तो वो कितना दे रखा है हमको 4 माइक्रोकूलम। तो अगर इसको आप चेंज कर लो सिंपली, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड समझो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए ही लगाएंगे कूलम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, देखो ईच प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर। तो ये 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर फ्रॉम ईच अदर। तो देखो 5 मिलीमीटर की दूरी पे इसको रखा गया है। तो ऐसा समझ सकते हैं एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज डायपोल है और इसको कितने 5 मिलीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ये भी हमारा 4 माइक्रोकूलम है और ये भी हमारा 4 माइक्रोकूलम है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। आगे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट सिंपल, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू क्यू, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू में उसके बीच का डिस्टेंस ए इज डिस्टेंस। ए पता करें यहाँ से, देखो ए की वैल्यू है 5 मिलीमीटर, हमको मीटर में चाहिए होता है डिस्टेंस, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। सिंपल डायपोल मोमेंट क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻6 और 2, और ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो सिंपल आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और लास्ट में इसकी यूनिट लिख देंगे cm, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th क्या है हमारे पास कि एट अ पॉइंट एट वट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 0 होगी। तो इसको समझिए, जैसे ये दो चार्जेस दे रखे हैं हमको A और B, ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁹ और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 20 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। दोनों को डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, कितने डिस्टेंस पे, तो 2 मीटर के डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो समझिए इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक तो इस तरफ होगी, एक इस तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, पॉजिटिव की वजह से बाहर निकलती हुई होती है। तो मेनली देखो 0 कब हो सकता है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप ये ले लो और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को ई भी ले लो, तो मेनली हमको क्या बताना है, तो देखिए मेनली हमको क्या बताना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है, यानी कि EA प्लस EB इक्वल्स टू 0। तो ऐसा समझ सकते हो कि दो चीज़ों का समेशन अगर 0 है, इसका मतलब एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन होगा, टोटल का सम जो होगा वो 0 आना चाहिए हमारा, ठीक है। तो देखो अपोजिट का मतलब कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है तो दूसरी वाली इधर जा रही होगी। तो ऐसा समझो इधर कहाँ पे होगा ऐसा, तो देखो पॉजिटिव के लिए इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इस पॉजिटिव के लिए इधर, तो यहाँ अपोजिट हो जाएगा। तो मान लो एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 है, तो यहाँ पे ये इधर की तरफ E A की वजह से और इधर की तरफ E B की वजह से, और दोनों का समेशन कितना होगा 0। अब देखो E A का
ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि ई ए का फॉर्मूला 1/4 पाई एक्साइलम नॉट चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो क्यू देखो, क्यू कितना है हमारे पास, ई ए के लिए क्यू, ए के लिए क्यू है 5 × 10⁻⁹ और आर, आर कितना है देखो, पी डिस्टेंस पे हमने फाइंड करा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो मान लो इस डिस्टेंस को x ले लें, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 - x। तो इसका डिस्टेंस हम ले लिया x, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर। अब देखो ये अगर इसको पॉजिटिव ले रहे हो तो दूसरी वाले को नेगेटिव लोगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो -1/4 पाई एक्साइलम नॉट, और चार्ज की वैल्यू है 20 × 10⁻⁹ और r की वैल्यू है 2 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर सिंपली इसको उधर ले जाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से 1/4 पाई एक्साइलम नॉट 5 × 10⁻⁹ एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले गए तो 4 पाई एक्साइलम नॉट 20 × 10⁻⁹ 2 - x स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर है। देखो 4 पाई एक्साइलम नॉट कट जाएगा, 5 4 10⁻⁹, 10⁻⁹ कट गया, तो ये आ गया 1/x स्क्वायर 4/2 - x का होल स्क्वायर।